नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के ISPCS यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि जो हम लोग यह नई श्रृंखला लेके आए हैं यह आपको एक बेहतर समझ विकसित कर पाने में सक्षम सिद्ध हो रही होगी। समसामयिक मुद्दों को सिविल सेवा के दृष्टिकोण से कैसे हम और बेहतर कर सकें, वह एक उत्कर्ष का प्रयास है। उत्कर्ष की जो यह श्रृंखला है करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। अब इसी के अंतर्गत आज मंगलवार के दिन हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक मुद्दों पर। विश्व पटल पर भारत और उसके हितों को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाएगा। यदि सप्ताह में जो चर्चा में रहे हैं टॉपिक्स, उन पर यदि हम लोग दृष्टिपात करें, नजर डालें, तो रायसीना डायलॉग 2022, इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, वह भी कहीं ना कहीं चर्चा में है और भारत पर उसका प्रभाव देखना है। इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव में चल रहा है उसको लेकर सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वहां की, वह भी इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और फिर एज यूजुअल श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है उस पर चर्चा करनी है और भारत के ऊपर उसका किस तरीके का प्रभाव देखा जा सकता है, संभावित प्रभाव, उन सब पक्षों पर चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत। तो आइए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। रायसीना डायलॉग। देखिए, डायलॉग वार्ता आयोजन के क्रम में एक पक्ष निकल के आता है कूटनीति, या जिसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। और कूटनीति का जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है तो वेरियस उसके टाइप्स हैं। उसमें दो टाइप्स प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक है ट्रैक 1 और दूसरा है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको कई अवसरों पर फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी के तौर पर भी जाना जाता है और यह आधिकारिक कूटनीति है। इसका मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वार्ता आयोजित करते हैं। जैसा कि हम लोग जितने भी सरकारी स्तर पर जो गतिविधियां देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रम में, वह कूटनीति के इस प्रकार में शामिल हैं। वहीं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंतर्गत वेरियस एनजीओज या ऐसे संगठन जो सरकार से संबद्ध नहीं है, जब वह वार्ता आयोजित करते हैं राष्ट्रों के मध्य, तो उसको हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंतर्गत देखते हैं। अब हम वापस आते हैं इस वाले मुद्दे पर कि रायसीना डायलॉग, यह डिप्लोमेसी का एक ऐसा प्रकार है जिसको बोलते हैं 1.5 डिप्लोमेसी, या इसको कई बार बोलते हैं ट्रैक 1.5। अब ट्रैक 1.5 किस वजह से है? इसमें सरकार के व्यक्ति भी शामिल हैं और इसी के साथ साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वेरियस थिंक टैंक हैं, एनजीओज हैं, वह भी इसमें शामिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं कूटनीति का जो यह प्रकार है, यह हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत, आप कहें कि प्रभाविता वाले पक्ष में शामिल हुआ है। और इसी के क्रम में जो इंडिया का जो एक मॉडल प्रपोज हुआ है रायसीना डायलॉग, वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसकी हम बैकग्राउंड पर देखें तो 25 से 27 अप्रैल 2022 को दिल्ली में आयोजित किया गया और यह 7th एडिशन। अब रायसीना डायलॉग का जो पक्ष है वह भारत के भू राजनैतिक और भू रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं भारत इस क्षेत्र में भू राजनीति को कैसे व्यवस्थित किया जाए और भू रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाए, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे पक्षों पर इस रायसीना डायलॉग के अंतर्गत चर्चा आयोजित की जाती है। अगर हम सिविल सर्विसेज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो यूपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे उसमें
पेपर 2 में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के क्रम में कहीं ना कहीं यह पक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी कैसे, क्योंकि विदेश मंत्रालय, सरकार शामिल है, और इसके साथ ही साथ ORF जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, वह इसमें शामिल है। यह कहीं ना कहीं दोनों का आपस में समावेश इसको ट्रैक 1.5 के तौर पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है। अगर हम इस वर्ष की थीम देखें अगर, तो टेरानोवा इम्पैशनेट इम्पैशेंट इम्पेरल्ड, यह जो थीम रखी गई है इसकी, यह कहीं ना कहीं वर्तमान समय में किस तरीके की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उन सारी विषय वस्तुओं को केंद्रित करते हुए। अब अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट पर, इसमें 6 प्रमुख बिंदुओं पर एक तरीके से कहें कि चर्चा की गई है, और चर्चा का बिंदु है कि लोकतंत्र पर कैसे लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, डेमोक्रेसी को किस तरीके से स्थापित करने के साथ ही साथ जो नागरिक अधिकार हैं उन पर चर्चा की जाए। इसी के साथ साथ बहुपक्षीयता का जो पक्ष है, मल्टीलैटरलिज्म, उसकी तरफ किस तरीके से सारे के सारे राष्ट्रों को लेके जाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुपक्षीयता का जो अंत हो रहा है उस दिशा पर प्रोत्साहन करना है या उस दिशा पर वार्ता आयोजित करनी है। फिर एक पक्ष है इसका है जल कॉकस। जल कॉकस का तात्पर्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा का वातावरण किस तरीके से निर्मित किया जाए उन पक्षों पर है। फिर इसी के साथ जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, समुदाय आधारित जो प्रोत्साहन है उस पर चर्चा की गई है, और इसी के साथ जो हरित संक्रमण की तरफ जो ग्रीन सेक्टर का ट्रांजिशन है उस तरफ चर्चा करनी है। और फिर एक है सैमसन बनाम गोलियत। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में उन सारे मुद्दों का संबोधन जो इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को प्रोत्साहित करे, यह फ्रेज है बेसिकली। इन 6 विषयगत स्तंभों पर चर्चा की गई है रायसीना डायलॉग के अंतर्गत, जो कहीं ना कहीं रायसीना के महत्व को स्थापित करती है, और इस क्षेत्र में जो भारत स्थापित है, भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी इसकी एक विशेष भूमिका है। अब हम बात करते हैं कि रायसीना डायलॉग का महत्व। देखिए, रायसीना डायलॉग जब आयोजित की गई तो देखिए इसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हुए हैं, और इसमें यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा भी शामिल हुई हैं, और वेरियस जो और भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी शामिल हुए हैं, खुद भारतीय विदेश मंत्री हैं वो भी शामिल हुए हैं, और वेरियस काउंटर पार्ट भी उनके शामिल हुए हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक थिंक टैंक को सरकार के साथ आपस में संबद्ध करके एक ऐसा आउटकम लाने का प्रयास है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। देखिए, पहला जो इसका महत्व निकल के आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर यह एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। यदि हम हिंद महासागर के क्षेत्र में देखते हैं तो सामान्यतः इस तरीके का जो एक वैश्विक मंच है वो हमको नहीं दिखता है जिसमें कि भू राजनीतिक और भू रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो पहला जो रायसीना डायलॉग का महत्व निकल के आता है वह इस परिप्रेक्ष्य में है कि यह इस क्षेत्र में विभिन्न बड़ी शक्तियों को और विभिन्न जो थिंक टैंक हैं उनको एक मंच पर लेके आती है। यानी कि यदि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर फोकस कर रही है तो यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल हो रहा है, इसमें जो वेरियस कंट्रीज हैं वो भी शामिल हो रही हैं, खुद भारत इसमें शामिल हो रहा है, इसके बाद जो विषय विशेषज्ञ जो व्यक्ति हैं वह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वैश्विक मंच है जो इस क्षेत्र से संबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसर्न है उसको स्थापित करता है। फिर वैश्विक रणनीतिक और नीति निर्माण समुदाय के प्रमुख विचारकों की चर्चा का मंच, पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की नीतियां बनाई जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहन मिले, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से
जो यह मंच है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा धीरे धीरे यह एक ऐसे मंच के तौर पर स्थापित होगा जो इस क्षेत्र में सर्व प्रमुखता से स्थापित रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं अब पक्ष होगा कि इस क्षेत्र में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। तो यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा टॉपिक है, जो एक चर्चा का बिंदु भी रहा है और इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम्ड किया है या इस पर अपना एक ओपिनियन दिया है। देखिए, जब हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हैं और उसके अध्ययन के क्रम में जब आते हैं तो 2014 के पश्चात भारत की जो विदेश नीति है वो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। इसलिए देखेंगे हमने अपने विदेश नीति में रणनीतिक पक्षों को और प्रमुखता से स्थापित किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 2014 से पहले रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा नहीं थी, लेकिन 2014 के पश्चात जो मुखर विदेश नीति है उसका एक पक्ष दिखता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भारत का जो रिएक्शन है वह उसी मुखर विदेश नीति का परिचय देता है। मुखर विदेश नीति को आप एक उदाहरण से यह भी समझ सकते हैं, जब 2+2 डायलॉग अभी आयोजित किया जा रहा था अमेरिका में, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने एक रिमार्क किया कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम या जो मानवाधिकारों को लेकर एक समस्या खड़ी हो रही है, अमेरिका उससे चिंतित है। और तुरंत जो भारतीय विदेश मंत्री हैं उन्होंने उसको काउंटर किया और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से अमेरिका हमारे यहाँ के मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है, ठीक उसी तरीके की चिंता अमेरिका में जिस तरीके के मानवाधिकारों संबंधी समस्या खड़ी हो रही है, भारत की भी चिंता उसी तरीके की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जान लें, पिछले कुछ वर्षों में इस तरीके का स्टेटमेंट शायद ही कभी दिया गया हो। ये क्या है? ये प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इस पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है। देखिए, जो यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट पब्लिशिंग के दौरान या उसके बिंदुओं पर जब चर्चा की गई है तो 2 स्तरों पर राष्ट्रों को विभाजित किया गया है। एक तो इस स्तर पर विभाजित किया गया है कि एक राष्ट्र जहां पर रिलीजियस फ्रीडम या जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह अत्यंत चिंताजनक श्रेणी में है, और दूसरा है कि कंसर्न वाले क्षेत्र के साथ साथ जिस पर एक दूसरा पक्ष है कि हमको ध्यान देने वाली आवश्यकता है, जिस पर नजर रखने की आवश्यकता है, वह दूसरा पक्ष है। अब हम बात करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का पक्ष अमेरिका का जो नीतियां हैं उसमें कितना प्रभावकारी है। देखिए, यहां पर सिर्फ हमको यह समझना है कि अमेरिका इन ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से विश्व राजनीति में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का प्रयास करता है, और इस क्रम में वह क्या करता है कि रिपोर्ट पब्लिश करेगा और रिपोर्ट पब्लिशिंग के दौरान वेरियस जो एक आप कहेंगे फाइंडिंग्स निकाल के लेके आएगा और बताएगा कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ताकि आप दबाव में काम करें। खैर, अब हम चर्चा करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। देखिए, जो यह संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह क्या करती है कि धार्मिक स्वतंत्रता राष्ट्रों में किस तरीके की है, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करती है। वर्ष 1998 में इसको स्थापित किया गया है, और जो यह संस्था फाइंडिंग्स लेती है, रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप यह रिकमेंडेशन देती है, सलाह देती है, अनुशंसा करती है। किसको? अमेरिकी राष्ट्रपति को, राज्य सचिव को, इसी के साथ जो यूएस कांग्रेस है उसको भी यह बहुत सारे नीतिगत सुझाव देती है। नीतिगत सुझाव का तात्पर्य है
कि इसका यह पक्ष होता है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं राष्ट्रों को दबाव में लाया जाए, और अमेरिका का पक्ष है कि इसके माध्यम से राष्ट्रों में धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का पक्ष मानवाधिकारों में शामिल है और मानवाधिकारों को प्रमुख वरीयता मिली हुई है अमेरिकी संविधान से या अमेरिकी संविधान में। तो इन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ष 1998 में स्थापित धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष पर निगरानी रखती है जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनमें, और उनमें देखती है कि निगरानी का जो पक्ष के दौरान इस बात की जांच करती है या इस तथ्य का आकलन करती है कि राष्ट्र किस तरीके से अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध करा रहे हैं। यदि धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस क्रम में वह इस रिपोर्ट में उन राष्ट्रों को कैटेगराइज करती है, और जब राष्ट्रों को कैटेगराइज कर देगी इसके बाद वह सरकार को नीतिगत सुझाव देगी। जब नीतिगत सुझाव देगी तो इसका मतलब है कि जो सरकार की नीतियां हैं, अमेरिका की नीतियां हैं, वह कहीं ना कहीं पर्टिकुलर राष्ट्र के आपके सापेक्ष बनती हैं कि किस राष्ट्र के यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप अपने यहाँ रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें। अब भारत के साथ यह जुड़ रही है। एक पक्ष इसको यह भी ध्यान रखना है, आपके पेपर 2 में जो सिलेबस है या स्टेट के स्तर पर भी देखेंगे जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उनमें सब में लिखा है विकसित तथा विकासशील देशों की घरेलू नीतियां तथा राजनीति एवं भारत पर उसका प्रभाव। और अगर हम यूपीएससी का ही ट्रेंड अगर आप लेंगे तो 2013 से 2021 के दरमियान मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। और वेरियस स्टेट्स की भी अगर हम लोग चर्चा करें, चाहे हम राजस्थान की चर्चा करें, आरपीएससी की चर्चा करें, आरएएस की चर्चा करें, यूपीपीसीएस की चर्चा करें, इन राज्यों में भी कहीं ना कहीं इस वाले सेक्शन से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा हैं। बायलैटरल रिलेशन पर तुलनात्मक तौर पर फोकस उसका कम है, क्योंकि है क्या चीज कि इस तरीके के जो टॉपिक है वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करते हैं। अब आपको देखना है कि रिलीजियस फ्रीडम को अगर लेकर अगर कोई एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो भारत में उसकी स्थिति क्या है एक, और भारत पर उसका प्रभाव किस रूप में। जब इस तरीके की चीज पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम, अगर हमारे पास टॉपिक आता है तो उस पर हम बेहतर लिख सकते हैं, या हो सकता है इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस दरमियान भी चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर चर्चा किस चीज के लेकर हो रही है। सबसे पहले तो देखना है कि यह वार्षिक रिपोर्ट है। एक चीज यहां पर मैं और भी क्लियर कर दूं कि हम लोग जो आपके साथ करंट अफेयर्स जो रिवीजन प्रोग्राम है उसके जब इस सेक्शन पर आएंगे समसामयिक आधारित प्रश्न, तो उस समसामयिक आधारित प्रश्नों में इस तरीके की संस्थाओं से संबंधित प्रश्न भी हम लोग धीरे धीरे शामिल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के ऊपर, यह रिपोर्ट है यह 2 स्तरों पर विभाजित है। पहला, विशेष चिंता वाले देश, यानी कि ऐसे देश जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है वह अत्यंत निम्न स्तर पर आ गई है। और यह रिपोर्ट कहती है कि सरकार अथवा उसकी एजेंसियां धार्मिक स्वतंत्रता में अब देखिए रिपोर्ट का जो पक्ष है वो क्या कह रहा है। जब हम पहले पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं जो वार्षिक रिपोर्ट में विशेष चिंता वाले राष्ट्र हैं जिनके ऊपर कंसर्न है, उसके बारे में रिपोर्ट का पक्ष यह है कि यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि वहां जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको कंट्रोल करने में या उसको नियंत्रित करने में या धार्मिक स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाने में जो सरकार है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
और सरकार अथवा उसकी जो एजेंसियां हैं वह नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को कंटेन करती हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट का जो पक्ष है वो कहां से निकल के आ रहा है। यह रिपोर्ट, यह तथ्य को अगर हम इसकी फाइंडिंग्स पर जाएं तो यह रिपोर्ट इस पक्ष पर रेखांकित कर रही है कि जो बहुसंख्यक हैं, वह अल्पसंख्यकों के धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको बाधित करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लग रहा है कि सरकार फेवर कर रही है, सरकार ऐसी नीतियों को लगातार बना रही है जिनसे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यदि सरकार और उसकी एजेंसियां शामिल हो जाती हैं तब जो राष्ट्र है वह विशेष चिंता वाले जो देश हैं उसमें शामिल हो जाता है। कुल 15 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, इसमें कि भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। टोटल 15 हैं। इन राष्ट्रों की जो स्थिति है वह विशेष चिंता वाली है, यानी कि जो अमेरिका है उसको इन राष्ट्रों में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। अब देखिए उनको अपने यहां नहीं दिख रहा है कि उनके यहां किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन इस थिंक टैंक या इस रिपोर्ट के माध्यम से वह क्या कर रहे हैं, इन राष्ट्रों को दबाव में लेके आएंगी। अभी हम लोग इसके आगे पक्ष पर चर्चा करेंगे, तब देखेंगे किस तरीके से सरकार नीतियां बनाती है या उसका प्रभाव किस तरीके से निकल के आता है। दूसरा पक्ष है विशेष निगरानी वाले राष्ट्र, यानी कि विशेष निगरानी जो सूची है उसके अंतर्गत अमेरिका की जो यह संस्था है वह यह रेखांकित करती है कि इन राष्ट्रों पर भी नजर रखने की जरूरत है। यहां पर बिल्कुल सही है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही, लेकिन अभी तक इसमें सरकार की भागीदारी नहीं हुई है। यदि सरकार की भागीदारी नहीं हुई है तो इनके ऊपर यदि हम विशेष निगरानी रखें तो इनको हम ऊपर वाले स्लैब में जाने से रोक सकते हैं, चिंता वाले जो एक फैक्टर है उस वाले में जाने से रोक सकते हैं। इसमें इराक हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, इस तरीके के राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल हैं। अब देखिए क्या है कि इन नीतियों के या जो ये रिपोर्ट आई है इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की नीतियां कैसे प्रभावित होंगी और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि भारत पर इसके क्या प्रभाव हैं। देखिए जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है तो पहला जो इंपैक्ट पड़ता है वह यह है, संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध लक्षित प्रतिबंध हो जाते हैं, टारगेटेड सैंक्शन। आपको याद होगा काफी समय पहले गोधरा इंसिडेंट के आसपास के आप देखेंगे पीरियड में कि उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी का जो वीजा है उसको सस्पेंड कर दिया था। इस तरीके की जो नीतिगत सलाह है वो यहीं से निकल के आती है। तो संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध लक्षित प्रतिबंध लग सकता है। अब आप देखें कि लक्षित प्रतिबंध लग जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव वाले पक्ष पर हम लोग आगे देखते हैं कि प्रभाव क्या है। तो पहला जो प्रभाव आपको दिखेगा, वैश्विक मंचों पर भारत की जो छवि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर शामिल हो सकता है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, और धार्मिक स्वतंत्रता में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वह ऐसा नहीं है कि नागरिकों की वजह से हो रहा है। नागरिकों के अलावा उसमें सरकार शामिल है, सरकार की एजेंसियां शामिल हैं, और यदि सरकार की एजेंसियां शामिल है तो एक तरीके से वह जो बहुसंख्यक हैं उनको प्रमोट कर रही है।
और इस रिपोर्ट में चर्चा की गई किस तरीके से जो CAA और NRC का मुद्दा है वह भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने की दिशा में एक सरकार का प्लान, इनको लगता है कि यह प्लानिंग के साथ चल रहा है। तो पहला जो पक्ष प्रभाव पड़ रहा है इसका, वैश्विक मंचों पर भारत की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब भारत की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न राष्ट्र हैं अपने नागरिकों को भारत भेजने में उनके समक्ष समस्या खड़ी होगी। अगर आगे चल के ऐसी स्थिति और बढ़ती रहे तो हो सकता है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध आरोपित हो सकते हैं या भारत के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। दूसरा है, इसने भारत और अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि जब भारत से पूछा गया तो भारत ने अमेरिका को उदाहरण ले लिया। तो ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप अगर इसके हम प्रभाव पर चर्चा करें तो यह निश्चित तौर पर भारत अमेरिका का संबंध है उसको प्रभावित कर सकता है, और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में या इंडियन ओशन के क्षेत्र में दोनों राष्ट्रों की जो सहभागिता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पहले तो आपको यह देखना है कि इस क्षेत्र में जो क्वाड इस्टेब्लिश है, कहीं ना कहीं जब फ्रिक्शन होगा तो इस तरीके की जब चीजें उठेंगी तो दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति आएगी। फिर देखेंगे किस तरीके से इंडिया ने जो हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ जो संबंधों में निकटता प्रदर्शित की है वह भी कहीं ना कहीं बाधित होगी, और खुद अमेरिका के समक्ष बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जितनी हमको अमेरिका की जरूरत है शायद उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत है, क्योंकि उसको चीन को कंटेन करना है। तो उस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो यह प्रभाव है इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। खुद अमेरिका में जो भारतीय थिंक टैंक है वहां भी उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से बायस्ड बताया और बोला है कि यह जो भारत का जो उभरता हुआ प्रभाव है उसको कंटेन करना है। और कुछ विश्लेषक इसको टाइमिंग जो है उसके साथ यह भी देखते हैं कि जो रूस यूक्रेन विवाद के समय जो भारत का दृष्टिकोण रहा है, कहीं ना कहीं नाम के पक्ष को जो इंडिया आगे लेके गया है और उसने अमेरिका के प्रभाव में अपने आप को नहीं लेके आया है, उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिका है वह भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जब आप आंसर राइटिंग करें, इस तरीके की चीजों को एनालाइज करें, तो इस टॉपिक को इस तरीके से देखना है। अब आप सिंपल सा सोचें कि हमारे पास एक न्यूज आइटम पब्लिश हुआ जिसमें सिर्फ इतना लिखा कि जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है उसमें दिखाया गया है कि भारत की जो स्थिति है वह चिंताजनक वाले राष्ट्रों के संदर्भ में। हमने उसको क्या किया, हमने उसको इस तरीके से रिडिजाइन कर दिया। अब जब आप इतने स्तरों पर इसको देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कुछ भी चीज बचेगी करने के लिए, क्योंकि अब इसमें क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे रिलेटेड सिर्फ एक चीज ऐड हो सकती है कि अगर कोई पर्सन इसके बारे में रिमार्क देता है भारत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, वो इसमें ऐड हो सकता है, बाकी की कुछ चीजें नहीं बचेंगी। तो हम जो IR के या जो हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम है, रिवीजन का मतलब ही यही है कि जो पूरे सप्ताह आपने जगह जगह स्रोतों से पढ़ा उसको एक बार इस प्लेटफॉर्म पर रिवाइज कर लें। और टाइम किसको कितना देना है, मैक्सिमम एक घंटे का टाइम देना है आपको। उस एक घंटे में जो आपने पिछले पूरा का पूरा जो आपने सप्ताह दिया करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका सेक्टोरल डिवीजन यहां पर हो गया। अब क्या है, यदि रिवीजन करने के दरमियान आपने यह भी देखा कि अच्छा मैंने उस प्लेटफॉर्म पर यह पढ़ा था, यहां पर ये चीजें ऐड हो गई, आपने उसको राइट डाउन कर लिया। तो जो अप्रोच हमारी ये है कि एक साल तक यदि अच्छे से काम करें तो सिविल सेवा में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उन पर हमारी पकड़ बन जाए या उन पर हमारी समझ बन जाए, यही इसका विशेष उद्देश्य है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो बड़ा चर्चा में रहा है, और वह है इंडिया आउट कैंपेन। यदि इंडिया आउट कैंपेन पर चर्चा करें तो यह देखें कि मालदीव में इसका आयोजित किया गया है या मालदीव में यह चल रहा था, और ऐसा नहीं है कि यह अभी चर्चा में है, यह काफी समय से है। नाम जो इसका है वह जो है वह परिवर्तित स्वरूप में दिखता है, बाकी यह चर्चा में बहुत समय से रह रहा है। हाल में चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि मालदीव सरकार ने इस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।
तो मालदीव सरकार ने जो प्रतिबंध आरोपित कर दिया है उस दिशा में कहीं ना कहीं यह जो इंडिया आउट कैंपेन है यह चर्चा में आ गया है। अब हम इसके सारे पक्षों पर देखते हैं। देखिए, इसका एक बिल्डअप है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन चीजें घटित हो रही हैं। बिल्डअप कैसा है, जैसे हम पड़ोसी राष्ट्र, जो हमारे आसपास जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके सापेक्ष जब हम देखते हैं तो भौगोलिक तौर पर निश्चित है कि भारत बड़ा राष्ट्र है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, और फिर आर्थिक स्थिति में के संदर्भ में भी देखेंगे तो भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों से काफ़ी आगे है। अब क्या है, इसके बारे में एक टर्म इस्तेमाल होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को हमेशा दबा के रखता है, और उसके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल होती है वो होती है बिग ब्रदर सिंड्रोम। बिग ब्रदर सिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से नकारात्मकता भाव को लिए हुए है कि बड़ा भाई है वो हमेशा छोटे भाई को धमकाता रहता है। हालांकि भारत इसको कंडेम्ड करता है, भारत बोलता है बिग ब्रदर की जगह यह एल्डर ब्रदर है। देखिए, मतलब वही है, हिंदी में यदि हम जाएंगे तो दोनों अर्थ वही आता है, लेकिन बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर में अंतर यह है कि एल्डर ब्रदर का जो एक पक्ष है निकल के आता है वह यह है कि वह अपने पड़ोसियों के प्रति या अपने, आप कहें कि अपने निकटवर्ती राष्ट्रों के प्रति एक समानुभूति वाला भाव रखता है, उनका केयरिंग नेचर रखता है। और इसको आगे के, जब आगे का हम सेक्शन देखेंगे तो उसमें इस चीज को हम लोग एनालाइज कर लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जो है किस तरीके का उसका केयरिंग बिहेवियर है। खैर, यहां पर हम देखते हैं कि बिल्डअप इसका कैसे है। वर्ष 2012 में भारतीय ऑपरेटर था जीएमआर। जीएमआर ने क्या किया कि चर्चा यह चली कि मालदीव में हम पोर्ट को बिल्डअप करते हैं, और मालदीव में जब हम पोर्ट को या जो हम एयरपोर्ट है उसको बिल्डअप करेंगे तो वहां पर उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो जो भारतीय कंपनी है वो इसमें शामिल हुई। सब रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ तय हुए, और जिसमें तय हुआ यह कि जीएमआर है एयरपोर्ट का विकास करेगी, और एयरपोर्ट जब विकसित हो जाएगा तो इसके पश्चात उस पर टैक्स इंपोज करके वह सर्टेन अमाउंट को निकालेगी। सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही बन के तैयार हुआ वैसे ही भारत के ऊपर दबाव डाला गया कि अब इस कंपनी को अपने आप से आप वापस बुला लें। तो यानी कि जो इंडिया आउट कैंपेन का बिल्डअप है वो हमको काफी पहले से ही दिख रहा है। फिर यहां पर जो एक सिस्टम है, दो राष्ट्रपति हैं, एक हैं अब्दुल्ला यामीन और दूसरे हैं नासिर। अब क्या है, इन दोनों का जो एक थॉट है, जिस तरीके से हम लोग बांग्लादेश में देखते हैं कि एक जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी, जो एक पक्ष है वह भारत का फेवर करता है जो अभी वर्तमान समय में सरकार में है, और दूसरा पक्ष है वह प्रो चाइनीज है या प्रो पाकिस्तानी है। वैसी ही स्थिति हमको मालदीव में भी दिखती है कि यह दो जो पक्ष हैं, यह दो पक्ष कहीं ना कहीं, एक भारत का पक्ष फेवर करता है और एक पक्ष है वो प्रो चाइनीज है। अब क्या है कि 2021 में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को लोगों के साथ जोड़ दिया। पक्ष क्या है, 2018 में भारतीय सैनिक और उपकरणों का विरोध किया गया। देखिए है क्या चीज, अगर हम मालदीव को देखेंगे तो यह आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र है। अब इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, हम भारत के पक्ष से पहले इसको देखते हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि यह इस पूरे बड़े के क्षेत्र की निगरानी कर सकें। जलदस्यु या समुद्री लुटेरे इधर बहुत आते रहते हैं। दूसरा है, जो आप लोकेशन यदि मालदीव की देखेंगे तो यह सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के पर अवस्थित है। उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं मालदीव का महत्व हो जाता है। तो भारत को लगा कि इस क्षेत्र में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मालदीव को सैनिक सहायता देते हैं, और उस सैनिक सहायता देने के क्रम में हम सैनिकों को हमने प्रोवाइड कराया और हमने कुछ उपकरणों को प्रोवाइड कराया, और उपकरणों को प्रोवाइड कराने के क्रम में हमने यह भी उनको उपलब्ध कराया कि हमने उनको कुछ विमान दिए और कुछ उनको हमने निगरानी वाले एयरक्राफ्ट दिए। वहां की जो जनता है वह भारतीय सैनिक और भारतीय उपकरणों का विरोध कर रही है।
और बीबीसी ने एक आर्टिकल कवर किया है जिसमें उसने अब जाके ये क्लियर किया है कि जो यह कैंपेन चल रहा था या 2018 से जो कहीं ना कहीं यह गतिविधियां चल रही थी उसमें चीन का हाथ है, क्योंकि चीन भी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहा है। अब हम देखते हैं कि है क्या चीज इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन के अंतर्गत सामुद्रिक निगरानी के दृष्टिकोण से भारत द्वारा मालदीव को हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराए गए। अब वहां की जनता का कहने का मतलब क्या है कि आपने जो प्रोवाइड कराए वो तो ठीक है, लेकिन भारत ने क्या किया, इन जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं इसके परिचालन के लिए सैनिकों को अपॉइंट कर दिया। अब वह विरोध यह कर रहे हैं कि या तो गिफ्टेड था, जब आपने हमको गिफ्ट कर दिया तो कायदे में आपको गिफ्ट देने के बाद छोड़ देना चाहिए। इसके साथ आपने सैनिक जो बैठा दिए हैं वह कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थापित करने की मंशा है। और अब्दुल्ला जो यमीन है, इन्होंने इसको मालदीव की संप्रभुता के साथ जोड़ दिया और बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाया इन्होंने। अब इनका पक्ष जो क्या है, यह है एक तरीके से प्रो चाइनीज। तो इनका उद्देश्य यह है कि किसी न किसी तरीके से वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको अपदस्थ करके स्वयं सत्ता पर स्थापित हो जाएं। तो इंडिया आउट कैंपेन यदि आपसे पूछे तो इंडिया आउट कैंपेन अगर सिंपल सा पूछे, भारत द्वारा सामुद्रिक निगरानी के दृष्टिकोण से मालदीव को हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तथा परिचालन हेतु सैनिक उपलब्ध कराया जाना तथा मालदीव की जनता द्वारा सैनिकों के विरोध के लिए इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका एक प्रोस्पेक्टिव दूसरा कि इंडिया क्यों कीन है इतना इन चीजों को लेकर, या इंडिया के ऊपर इंडिया आउट कैंपेन का क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, क्यों इंडिया कंसर्न है। तो वह इस पक्ष से समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है। और यदि हम एक बार समझ लेंगे तो भविष्य में जितनी भी घटनाएं होंगी वह सारी की सारी आपके पास यहां क्लियर हो जाएंगी। पहला जो पक्ष निकल के आता है पहले पड़ोस की नीति। देखिए, पहले पड़ोस की नीति के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, पहले पड़ोस की नीति के अंतर्गत पड़ोस को हमने 3 आधारों पर विभाजित किया है। पहला है निकटतम पड़ोस, विस्तारित पड़ोस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका अगर बिल्डअप देखते हैं हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक बोलते हैं कि 2014 में जब नई सत्ता गठित हुई थी भारत में, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने जो इस क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं उनके जो प्रमुख हैं उनको जो बुलाया, कहीं ना कहीं पहले पड़ोस की नीति का एक फॉलोअप वहीं से दिखता है। अब इसके अंतर्गत 3 पक्ष शामिल किए गए हैं। पहला पक्ष है निकटतम पड़ोस। निकटतम पड़ोस का मतलब क्या है, सीमा के साझेदार राष्ट्र जिनके साथ भारत की सीमा साझा होती है। और जब उसके संदर्भ में देखते हैं तो 2 हमको आइलैंड नेशन दिखते हैं, एक श्रीलंका, दूसरा है मालदीव जो कि सामुद्रिक सीमा की वजह से संबद्ध है, तो हम मालदीव को भी निकटतम पड़ोस के रूप में शामिल करते हैं। अब यहां पे थोड़ा हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि पहले पड़ोस की नीति। विस्तारित पड़ोस की नीति के अंतर्गत जो मध्य पूर्व एरिया का जो मध्य पूर्व क्षेत्र है वहां के जो राष्ट्र हैं वह विस्तारित पड़ोस के संदर्भ में। फिर है सामरिक पड़ोस। सामरिक पड़ोस के अंतर्गत जो अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र हैं वह सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उनको सामरिक पड़ोस के रूप में रेखांकित किया गया। अब आप सिंपल सा यहां देखें, विस्तारित पड़ोस के अंतर्गत जो पहला पड़ोस है जिसको हम लोग निकटतम पड़ोस बोलते हैं, जिसमें सीमा के साझेदार राष्ट्र हैं, इनके प्रति भारत की नीति क्या होगी, शांति और स्थिरता वाली। भारत सदैव से ही प्रयास करेगा कि इन राष्ट्रों में शांति और स्थिरता को प्रमोशन मिलता रहे। यदि शांति और स्थिरता को प्रमोशन मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत को विकास के अवसर मिलेंगे।
विस्तारित पड़ोस, चूंकि मध्य पूर्व एरिया का क्षेत्र है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन राष्ट्रों के साथ ऊर्जा सुरक्षा संबंधों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीसरा पक्ष है सामरिक पड़ोस। जैसा कि हम लोग नाम से ही जान रहे हैं, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की इस क्षेत्र में लगातार गतिविधियां हो रही हैं और चीन की गतिविधियों को कंटेन करने के दृष्टिकोण से सामरिक पड़ोस का विशेष महत्व है, जिसमें कि अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र शामिल है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस निकल के आता है, हो सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम पूछे और आपसे कीजिए कि भारत के लिए मालदीव के महत्व को रेखांकित कीजिए, तो हमारे पास ये कंटेंट रहेगा। अब देखते हैं रणनीतिक महत्व। रणनीतिक महत्व को इतने बिंदुओं पर देखना है। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसको कभी कभी बोलते हैं BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत वह प्राचीन रेशम मार्ग का पुनर्जीवित कर रहा है और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है। फिर दूसरा पक्ष इसमें है रणनीतिक दृष्टिकोण से कि सामुद्रिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मालदीव का विशेष महत्व है। फिर यह सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर अवस्थित है। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर अवस्थित होने के परिणाम स्वरूप सुरक्षा के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। देखिए, एक डायग्राम हम लोग देखेंगे तो इससे चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। यह है इंडियन ओशन का सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, और जो यह सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें यह पक्ष जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सिंपल से समझ लें कि यदि मालदीव में टर्बुलेंस रहे, मालदीव में स्थिति प्रतिकूल रहे, तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो भारत के लिए जो मालदीव का महत्व है रणनीतिक दृष्टिकोण से इन पक्षों को लिए हुए। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं मालदीव का महत्व, तो दो वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो नीली अर्थव्यवस्था, अब या फिर इकोनॉमी का टर्म है। नीली अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्री संसाधन आधारित होती है, उसको हम लोग ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं आप कहें कि मालदीव का विशेष महत्व है। और फिर यह भारतीय बहुत घूमने के लिए जाते हैं, मालदीव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं मालदीव का विशेष महत्व है। अब देखिए, जब हम इन पक्षों पर देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पड़ोस की नीति देखी, नीली अर्थव्यवस्था और प्लस सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन। यानी कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से भारत द्वारा यह प्रपोज्ड की गई है, और इसके अंतर्गत नीली अर्थव्यवस्था को प्रमोशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आइलैंड नेशन है यह ब्लू इकोनॉमी बेस्ड है। तो उस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से तो आप जान ही रहे हैं, इस क्षेत्र में इंडियन डायस्पोरा की विशाल उपस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण से ये वाले भाई साहब यदि आ जाएं तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह प्रो चाइनीज अप्रोच है इनके, और चाइना के प्रभाव में आके ऐसे ऐसे निर्णय लेना शुरू करते हैं जिससे कि भारत के हित प्रभावित हो जाते हैं। अब आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब हम वैश्विक मुद्दे वाले खंड में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, उस क्रम में एक पक्ष बिल्कुल क्लियर रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अभी रिसेंट का, जब रूस और यूक्रेन विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो जो यूक्रेन के भारत में राजदूत हैं उन्होंने बोला कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ग्लोबल लीडर हैं और वह चाहते हैं कि वह रूस के प्रधानमंत्री से बात करें, रूस के जो और ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करें, और इसके साथ ही साथ वह व्लादिमीर पुतिन जी से भी बात करें, क्योंकि वह उनके फ्रेंड हैं।
यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जितने भी ऐसे व्यक्ति जो इस डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, उन सब से भारत बात करे। और भारत बात इसलिए करे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। भारत को भी सुझाव बहुत अच्छा लगा, भारत ने बात किया, पुतिन साहब ने समझा दिया अपनी भाषा में जो उनको समझाना था कि नहीं हमारे सामने ये समस्या है। जैसे ही भारत को लगा कि नहीं अब युद्ध टल नहीं सकता है या युद्ध की स्थितियां दूसरी तरीके के मोड़ पर जा रही हैं, तो भारत ने बोला कि भाई एक काम कर दीजिए कि हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको विड्रॉ करा दीजिए आप। तो पुतिन जी ने बोला कि ठीक है, तिरंगा झंडा लगाइए और बाहर निकल जाइए आप। और कुछ एरिया में उन्होंने सीज फायर भी किया है। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो राष्ट्रीय हित हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो विदेश नीति का सिर्फ एक उद्देश्य है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। तो जो मालदीव है, मालदीव को लेकर जो भारत के राष्ट्रीय हित हैं वो इतने परिप्रेक्ष्यों पर लेकर चल रहे हैं। तो अब आपके पास जब कभी भी कोई टॉपिक आएगा, उन सारे टॉपिक्स को जो आईआर वाला सेक्शन है उसको इसी के दृष्टिकोण से देखना है। तो कहीं ना कहीं मालदीव का जो महत्व है उस संदर्भ में जो इंडिया आउट कैंपेन है उसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। अब एक टॉपिक जो इधर बहुत चर्चा में रहा है और कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है श्रीलंका में जो स्थिति और भारत पर उसका प्रभाव। अब देखिए, मैंने जो पहले दिन बिल्कुल आपसे चर्चा की थी कि जो बहुत सारे न्यूज़ आइटम हैं वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे श्रीलंका का जो संकट है, वह श्रीलंका के संकट पर वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस टॉपिक को हम लोग केवल एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आपके पास शायद ही कभी होगा कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आए और आपकी एक ओपिनियन ना बने हो। हम देखते हैं श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका में सबसे पहला जो हम जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीलंका में बेसिकली प्रॉब्लम कहां से अराइज हुई, यानी कि श्रीलंका का जो वर्तमान आर्थिक संकट है उसका उत्पत्ति या उसका उद्भव का जो बिंदु है वह कहां है, या हम उसके कारण पर जाते हैं। देखिए, बड़ा क्रांतिकारी विचार यहां के राष्ट्रपति को आया। यहां के राष्ट्रपति ने निर्णय लिया कि पर्टिकुलर इस तारीख से हम जैविक खेती को प्रमोट करते हैं। इसको कई बार बोलते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर। और इस ग्रीन एग्रीकल्चर का एक प्रमुख कंपोनेंट है, वह है जैविक खाद का उपयोग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए, इन्होंने अपने यहां रिफॉर्म नहीं किए। इन्होंने क्या किया कि निर्णय लिया कि हमको ग्रीन एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जब आप अपनी अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करते हैं तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। हम एक बार में निर्णय नहीं लेते कि आज हम इस चीज को रोक के दूसरी चीज को रिप्लेस कर देते हैं। भारत को कोयले का विकल्प तलाशना है तो पिछले 10-12 वर्षों से कोयले का विकल्प तलाश रहा है ना। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, 2005 में उस पर बात चली थी। यानी कि भारत ने अभी से करीब 15-16 साल पहले इस तरीके की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब आज जाके हम ना उस पर काम कर रहे हैं कि हमने पंचामृत रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं या इस तरीके की। यानी कि हमारे पास एक क्लियर कट रोड मैप होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैविक कृषि को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया। अब आप सोचें कि जब आपको जैविक खेती को प्रमोट करना है तो जब हमको बायो फर्टिलाइजर चाहिए, अब बायो फर्टिलाइजर आपने बनाए नहीं, तो अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो उपकरण और संसाधन है, इन्होंने चीन से आयात करना शुरू कर दिया। अब आप सोचें कि अब चीन से जब आप आयात करेंगे तो जो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है उसी से पैसा देंगे।
अब आप सोचे कि यदि जो नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही थी उसको कंटेन करने के लिए आपने रोक दिया कि अब यहां से जैविक खेती की तरफ जाएंगे, यानी कि जो जैविक खेती ने जहां एक तरफ आपके जो आप कहें कि जो आपके पास भंडार था विदेशी मुद्रा का भंडार, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, दूसरी तरफ इसने एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। खाद्यान्न संकट। अब क्या है, आपके पास जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका उत्पादन ही नहीं है। अब इस जैविक कृषि को डेवलप होने में टाइम लगेगा। आपको क्या करना चाहिए था कि जैविक कृषि को प्रमोट करना चाहिए था और नॉर्मल एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको चलने देना चाहिए था, और फिर धीरे धीरे उसके जो एरिया है उसको कम करते हुए जैविक कृषि की तरफ स्विच ओवर करना था। एक रात में ऐसी चीजें संभव नहीं है। तो इसने दो काम कर दिए, आपका वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया, एट द सेम टाइम आपके समक्ष खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर दिया। दूसरा कारण अगर हम देखें, कोविड-19 ने मैसिव इफेक्ट डाला हुआ है। यह है आइलैंड नेशन, और इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यह पूरी तरीके से आप कहें कि पर्यटन आधारित है। अब कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गया, जो जहां था वहीं पर रुक गया, तो इसके परिणाम स्वरूप इसकी जो आय है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर इसी के साथ साथ चूंकि टूरिज्म इस राष्ट्र का एक प्रमुख अवयव है, यहां पर आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। ईस्टर के मौके पर यहां पर बम विस्फोट हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जो राष्ट्र हैं उन्होंने कई यात्रा के संदर्भ में इससे थोड़ी सी अपनी दूरी बनाई रखी। फिर एक पक्ष है, इन्होंने ब्याज दरों में कमी कर दी। अब आप इसको देखिएगा किस तरीके से अप्रोच निकल के आ रही है, इसलिए क्योंकि इसको हम लोग भारत के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। इन्होंने जब ब्याज दरों में कमी कर दी तो पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने बैंकों के पास पैसा रखना बंद कर दिया। जब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप पैसा क्यों रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी कर दी, उसके परिणाम स्वरूप अब क्या है, बैंकों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। अब बैंक के पास क्या है, बैंक आप जो सेविंग्स लेता है और फिर वो किसी को लोन देता है, उस पर ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवॉल्व करती है। अब क्या हुआ, बैंक के पास पैसा कम पड़ गया, बैंक के पास पैसा कम पड़ गया तो जो उसको विकासात्मक गतिविधियों के लिए पैसा देना था या वित्त देना था उसमें कमी आ गई, यानी कि विकास का पहिया है वो धीरे धीरे रुकना प्रारंभ हो गया। फिर इन्होंने क्या काम कर दिया, ब्याज दरों में तो कमी करी, इन्होंने पब्लिक के प्रति एक अपीजमेंट लेने के लिए या एक उनका आप कहें कि यह दर्शाने के लिए हम आपकी बहुत चिंता करते हैं, जैसा कि भारत में भी आजकल दिखता है, करों में कटौती कर दी, टैक्सेस में जब कटौती कर दी। अब क्या है, पब्लिक जब आपको टैक्स से ही तो आपके पास रेवेन्यू आ रहा था, जब उसमें कटौती कर दी तो सरकार के पास भी पैसा कम हो गया, बैंकों के पास भी पैसा कम हो गया, सरकार के पास भी पैसा कम हो गया, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है, एसेंशियल कमोडिटीज भी बाधित हो गई, पर्यटन भी चल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, काफी पहले से स्टार्ट हो गई है। दूसरा पक्ष, ऋण संबंधी समस्या। इस ऋण संबंधी समस्या का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चीन के साथ जो निकटता है कहीं ना कहीं श्रीलंका की, उसने भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। क्यों? क्योंकि इसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत मैसिव लोन लिया है, और इसीलिए आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम आता है कि ऋण के माध्यम से कूटनीतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है। अभी आपको पैसा दे देगा, वसूली उसकी काफी समय बाद करेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत हाईयर होगा, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनका एक आप कहें कि बंदरगाह था हम्बन टोटा, उसको 99 वर्षों की लीज पर ले लिया। अब देखिए कि पूरा का पूरा पहिया है अर्थव्यवस्था का वो रुकना प्रारंभ हो रहा है, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है। दूसरा है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। फिर एक पक्ष यह है कि जब यह चीजें हो रही हैं तो विदेशी मुद्रा में तीव्र गिरावट की स्थिति देखी जा रही है। और फिर एक नई समस्या आ गई इनके सामने, रूस यूक्रेन संकट। और रूस यूक्रेन संकट ने जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसको हम बोलते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला,
उसमें बाधा उत्पन्न कर दी, और जब उसमें बाधा उत्पन्न कर दी तो तेल से लेकर इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां हो रही थी सब की सब बाधित होने लगी। परिणाम स्वरूप जो श्रीलंका है वह इतने सारे पक्षों कारणों के आधार पर गुजरते हुए अर्थव्यवस्था के ऐसे संकट पर आ गया कि उसको आपातकाल लगाना पड़ा। अब आप सिंपल से सोचें, जो अभी तक आप अलग अलग सेक्टोरल पढ़ते आ रहे थे उनको एक ही जगह समराइज कर दिया। अब इतने पॉइंट्स यदि आप डिस्कस कर देंगे तो इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास कुछ भी बचेगा। खैर, अब आते हैं, देखिए प्रभाव। प्रभाव क्या है? एक तो यहां का जो विकास है वह गिर गया। देख रहे हैं श्रीलंका का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो गिरना शुरू हो गई, और वह गिरते गिरते 2020 आप देख रहे हैं कोविड का जो फेज था वहां से, और फिर इसके बाद अब जो स्थिति है वो यह है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, पहला एक प्रभाव। दूसरा आप देख रहे हैं अब जब उसके पास बेरोजगारी में वृद्धि हो गई तो दूसरा पक्ष इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, आय में कमी हो गई, और जब आय में कमी हो गई तो गरीबी में वृद्धि। अब देखिए भारत के साथ क्या चीज जुड़ती है, जैसे ही भारत सरकार को लगता है तो वह पैकेज रिलीज कर देती है, हम क्या है उस चीज से अपने आप को बचा लेते हैं। अब श्रीलंका के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपनी जो जनसंख्या है उसको गरीबी से बाहर निकाल सके। दूसरा है, इसने क्या किया, इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर दिया, उत्पादों के मूल्य में बेहताशा वृद्धि हो गई, और बहुत सारे ऐसे जो ऊर्जा संसाधन थे जैसे डीजल, पेट्रोल, अन्य तरीके के जो संसाधन थे उन पर बड़ी मारामारी लग गई। यह जो संकट है यह इसका प्रभाव के तौर पर दिख रहा है। अब हम इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं जो इसके साथ जुड़ता है, भारत पर प्रभाव। देखिए पहला जो पक्ष आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका भारत के पहले पड़ोस की नीति, पहले पड़ोस की नीति में शामिल है, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की है, और यह निकटतम पड़ोस है, यानी कि सीमा का साझेदार राष्ट्र है, और सीमा के साझेदार राष्ट्र होने की वजह से शांति और स्थिरता का पक्ष भारतीय संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर श्रीलंका की सहायता के संदर्भ में देखिए हम अभी खुद ही समस्या से गुजर रहे हैं। कोविड-19 का फेज अभी गया नहीं है, और बहुत सारी जो आर्थिक विकास संबंधी जो गतिविधियां हैं वह अभी फुल मोमेंटम में नहीं आ पाई हैं। ऐसी वजह से हमारे पड़ोस में यदि संकट उत्पन्न हो गया तो हमको बहुत सारा एक आप कहें कि रिलीफ पैकेज रिलीज करना पड़ा, और लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रोवाइड कराई है। अब आप सोचिए कि यदि हम लाइन ऑफ क्रेडिट अपने पड़ोसियों को ऐसे उपलब्ध कराते रहें तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ जाएगा। इंडिया ने बहुत सारा जो आप कहें कि एनर्जी जो रिसोर्सेज था उसको डाइवर्ट किया, उनको तेल उपलब्ध कराया, उनको एडिबल ऑयल उपलब्ध कराया, उनको जो कुकिंग गैस है वो उपलब्ध कराइए। अब सोचे कि हम अपने रिसोर्स को डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इस संदर्भ में भी है। फिर भारत का व्यापार और निवेश दोनों प्रभावित है इस संदर्भ में। करीब करीब 1.7 के आसपास, 1.7 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कर रखा है। अब दिक्कत क्या है, व्यापार बाधित हो गया। बहुत सारी कमोडिटीज देता था इंडिया। अब जैसे ही वहां पर आर्थिक स्थिति प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो वहां की सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचा के रखते हैं और उसको केवल हम एसेंशियल चीजों के लिए लेके आएंगे। तो अब जो भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार होता था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट तो हो नहीं रखा है कि हम भारतीय करेंसी के साथ श्रीलंका की करेंसी के साथ व्यापार करें। यहां तो क्या है, उसको कन्वर्ट करना है डॉलर में और फिर डॉलर को रुपए में आना है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत के व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। फिर एक पक्ष जो निकल के आ गया है, शरणार्थी समस्या। देखिए भारत में जो
साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, विशेष तौर पर तमिलनाडु का क्षेत्र, आप कहें केरल, इन राष्ट्रों या इन जो राज्य हैं इनकी जो जनसंख्या है, इनका श्रीलंका की जनसंख्या के साथ एक आत्मीय जुड़ाव है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहीं से गए हैं। अब वैसी स्थिति में शरणार्थी समस्या एक बलवती हो गई है, या शरणार्थी समस्या एक नई समस्या के तौर पर शामिल हो गई है, और अनुमान है कि मैसिव स्तर पर वहां की जनसंख्या यहां पर आ रही है, जो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं भारत के समक्ष चुनौती एक के तौर पर आ सकती है। फिर श्रीलंका का यह संकट भू राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कहें कि भारत के ऊपर प्रभाव डालने वाला हो सकता है, इसलिए क्योंकि यह बड़े राष्ट्रों को इस क्षेत्र में प्रवेश करा देगा। और विशेष तौर पर भारत को सबसे बड़ी चिंता है चीन को लेकर, क्योंकि हो सकता है चीन बोले कि ऐसा है, आपको हम इस संकट से बाहर निकालेंगे, उसके एवज में आप हमको ये वाला क्षेत्र दे दें। और चीन के साथ आप याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चीन एकमात्र राष्ट्र है जिसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, क्षेत्रीय विस्तार किया है। तो वैसी स्थिति में भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चिंता आप कहें कि सुरक्षा संबंधी खड़ी हो जाएगी। एक सकारात्मक पॉइंट निकला है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अभी तक क्या था कि जो चीन है जो श्रीलंका है वह चाय का उत्पादन करता था और उसका निर्यात बहुत ज्यादा करता था, लेकिन जब वहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, श्रमिकों की कमी हो गई, उसके परिणाम स्वरूप एक जो प्रभाव सकारात्मक दिख रहा है, इसने भारत के चाय उत्पादन निर्यात में वृद्धि का संकेत दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे पक्ष हैं, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका यह इंपैक्ट है। अब आप सिंपल सा सोचें, इतने दिनों से आप देख रहे थे, हमने क्या किया कि वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, पूरे कारण बता दिए, खुद श्रीलंका के ऊपर प्रभाव पर चर्चा कर ली, और इसके साथ ही साथ भारत पर इसका क्या प्रभाव है उस पर भी चर्चा कर लिया। तो यही मैंने आपसे चर्चा की है कि जो करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम है वह रिवीजन किस रूप में है, वह रिवीजन इसी रूप में है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा सबका प्रबंधन इस क्लास में हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जो वैश्विक मुद्दों वाला पक्ष है इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसी आशा के साथ इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद।